हाँ जी सर। तो देखिए ये जो हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, तो बेसिकली क्या है कि यहां पर जो स्टैट्यूट वर्ड है दैट हैज ए मच वाइडर मीनिंग, राइट। तो दैट विल इंक्लूड एक्ट, इनेक्टमेंट जिसको हम लोग जनरल क्लॉजेस एक्ट में कहते रहे, रेगुलेशंस। जनरल क्लॉजेस में जो टर्म यूज होती थी दैट वाज इनेक्टमेंट एंड रेगुलेशंस। सर नोटिफिकेशन, बाई ऑर्डर, बाई लॉज सॉरी, और सर रूल्स एंड लाइक, मतलब whatever is issued under the authority वो सब स्टैट्यूट है। तो जो स्टैट्यूट है भैया, हाउ टू इंटरप्रीट दैट इज द सर टॉपिक। और बच्चों इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक्ट 2010 ऐसा कुछ नहीं है, ये एक जनरल टॉपिक है। नेक्स्ट अगला पड़ाव है, देखिए डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड डीड। तो डॉक्यूमेंट क्या है? कोई भी सर एनी रिकॉर्ड, एनी मैटर expressed or described on a substance by way of figures, words, symbols, combination thereof, which can be used or intended to be used as evidence, वो सब डॉक्यूमेंट है। So whether that thing has a legal significance or not, but that is document. But when a document has legal implication, legal sanctity, कानूनी मान्यता प्राप्त है, तो दैट इज इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा वो डॉक्यूमेंट के साथ में इंस्ट्रूमेंट भी हो जाता है, राइट। नाउ सी दिस। अब ये बताओ बेटा ये डॉक्यूमेंट है कि नहीं है? अरे भाई आपसे पूछ रहा हूं। बस ये करो बेटा, बहुत ही शोर आ रहा। तो एनीवे देखो डॉक्यूमेंट तो है सर, एनीथिंग रिटन, डिस्क्राइब्ड ऑन एनी सब्सटेंस फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दिस। नाउ वेदर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, Yes, sir. because this has a legal sanctity, कानूनी मान्यता भी है इसकी, ठीक है नहीं सर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 सेक्शन 31 में इशू हुआ, तो अभी दिस हैज ए लीगल सेंटिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बिहाइंड दिस, तो दिस इज आल्सो इंस्ट्रूमेंट। नाउ वेदर दिस इज डीड, सो नो, दिस डज नॉट क्रिएट एन एग्रीमेंट बिटवीन टू स्पेसिफाइड पार्टीज, ये लीगल डिस्पोजिशन नहीं है, डीड नहीं है बच्चों। डीड में दो लोगों के राइट्स ड्यूटीज डिफाइंड होते हैं, यहां पर सिर्फ एक का है। वो कहता है कि ठीक है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, लेकिन बेटा दो स्पेसिफाइड लोग नहीं है, सो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए डीड। बट हाँ पार्टनरशिप डीड होता है, ठीक है, गिफ्ट डीड होता है, वो चलता है अपना। तो ये तीन बेसिक टर्म्स थे। वन इज डॉक्यूमेंट, एनीथिंग legal sanctity or not, but document. Legal sanctity, then instrument, and that instrument is legal disposition, so it is deed. So all deeds are necessarily instrument as well as document. All instruments are necessarily document, but document may be instrument or not.
document may be deed or not, instrument may be deed or not. Fine, that is over. Sir, then we come to this interpretation thing. Interpretation एक मतलब भाई क्या ही बताऊं मैं आपको, कैसा चैप्टर है ये। और इंटरप्रिटेशन में इन्होंने क्या करा, कहते कि एक लीगल इंटरप्रिटेशन है और एक डॉक्ट्राइनल इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन इज आइदर लीगल और बेटा डॉक्ट्राइनल। लीगल का मतलब है दैट इज एक्चुअल रूल ऑफ लॉ। जो रियल रूल ऑफ लॉ है वो लीगल इंटरप्रिटेशन है। जो भी लॉ में लिखा हुआ है, जो भी बेटा आपकी कानून की किताब में लिखा हुआ है, वो लीगल इंटरप्रिटेशन है विच बाइंड्स द कोर्ट। जबकि जो आपका डॉक्ट्राइनल है सर, दैट इज द ट्रू मीनिंग, रियल मीनिंग। मतलब देख रहे हो सर, ये तो वो वाली बात हो गई, दोनों ही चीजें कर ली हमने। एक और जो लिखा हुआ है वो लीगल इंटरप्रिटेशन है, दूसरी ओर जो रियल मीनिंग है, मतलब जो नहीं लिखा हुआ है। सर लीगल को फर्दर इन्होंने कहा अथेंटिक और यूजुअल। जो आपका लीगल है वो बेटा फर्दर अथेंटिक या यूजुअल है। क्या मतलब सर? मतलब बेटा ये कि जो चीज एक्ट में लिखी है, सपोज यू आर रीडिंग सम एक्ट, और उस एक्ट में दे हैव डिफाइंड समथिंग, so that is authentic. But suppose they have not defined and we are taking the meaning from some other law or some dictionary or some other thing, that is usual meaning, right? Suppose let me say इनकम टैक्स एक्ट की बात करें। अब इनकम टैक्स में बार बार टर्म आता है पर्सन, एंड पर्सन को दे हैव डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट इटसेल्फ। तो जब आप वो डेफिनेशन लेते हो बेटा तो इट इज अथेंटिक, वो अथेंटिक है, दैट इज अथेंटिक। ठीक, अब देखिए इनकम टैक्स में फिर आगे चलते हैं। एक सेक्शन है बेटा इनकम टैक्स में 234A, हाँ बी और सी भी है। इंटरेस्ट क्या कहते हैं? 1% इंटरेस्ट पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। तो बेटा पर मंथ 1% इंटरेस्ट लगेगी या पार्ट ऑफ मंथ 1% इंटरेस्ट लगेगी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंथ? मंथ का क्या मतलब है बेटा? इनकम टैक्स एक्ट में डेफिनेशन नहीं है। अब हमने क्या करा भाई, जो डिक्शनरी है, अदर लॉज हैं, जैसे जनरल क्लॉजेज है, वहां से मीनिंग लिया, दैट इज यूजुअल मीनिंग। उसी एक्ट में दिया इट इज अथेंटिक, अदरवाइज इट इज यूजुअल मीनिंग। तो लीगल, लीगल का मतलब एक्चुअल रूल जिससे कोर्ट बाइंड है। लीगल अथेंटिक और यूजुअल दो प्रकार का हो सकता है बेटा। अथेंटिक का मतलब है लेजिस्लेचर इटसेल्फ डिफाइन किया हुआ है। यूजुअल का मतलब है कि सम अदर कोर्स, कस्टम या केस लॉ से हमने उसे ले रखा है। नाउ डॉक्ट्राइनल, डॉक्ट्राइनल का मतलब है रियल या ट्रू मीनिंग को फाइंड आउट करना। तो व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट द रियल मीनिंग, दैट मीन्स कि जब इंटरप्रिटेशन का इश्यू अराइज होगा तो कोर्ट विल गो बियॉन्ड द डिफाइंड थिंग्स। देखिए कोर्ट इंटरप्रीट कर सकता है, जो लॉ बनाने का अधिकार है वो लेजिस्लेचर का है।
सेंट्रल एक्ट है जैसे तो पार्लियामेंट का है। कोर्ट कैन नॉट सुपरसीड पार्लियामेंट। यस सर, वो लॉ बनाएंगे, कोर्ट उसको इंटरप्रेट कर सकता है, कोर्ट का काम जस्टिस करने का है। तो जब कोई इंटरप्रिटेशन का इशू होगा तो कोर्ट लीगल मीनिंग कर सकता है बच्चों, जो लॉ में लिखा हुआ है वो ले ले, ऑथेंटिक या यूजुअल। और कोर्ट डॉक्ट्राइनल जा सकता है, दैट इज ट्रू मीनिंग, जो नहीं लिखा है वो ढूंढेगा। तो ये बढ़िया चीज हो गई ना बच्चों। अब जज साहब का मन है आपके फेवर में डिसीजन देने का, और जो लॉ में लिखी हुई बात है वो आपको फेवर कर रही है, तो वो लीगल मीनिंग करेंगे। जज साहब का मन है आपके फेवर में देने का, लेकिन लॉ में फेवर नहीं लिखा मिल रहा, तो वो डॉक्ट्राइनल मीनिंग ले लेंगे। मतलब भाई मैं इस चैप्टर को लेके बहुत ज्यादा हैरान परेशान हूं, क्योंकि आप इंटरप्रिटेशन के रूल्स जैसे जैसे आगे पढ़ोगे आप देखोगे कि कौन सा रूल कब लगेगा ये तो पता ही नहीं है, कोई सा भी लगा सकते हैं ये लोग। तो इनके पास पूरी अथॉरिटी है, पूरे अधिकार है हर तरीके से कानून को इंटरप्रेट करने के। एनीवे, तो डॉक्ट्राइनल मींस ट्रू या रियल मीनिंग बच्चों। और बेटा ये होता है ग्रामेटिकल और लॉजिकल। ग्रामेटिकल इज वंस अगेन कि जो लिखा हुआ है उसी का मीनिंग करा जाएगा, उसको वर्ड्स को देखा जाएगा कि हम सिर्फ शब्दों पे ध्यान दें, तो दैट इज ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। और बेटा लॉजिकल क्या है, जो शब्द लिखे हैं वो छोड़ो, नाउ वी विल गो बियॉन्ड द ग्रामर, अब हम लॉजिक पर काम करेंगे, वो लॉजिकल मीनिंग है। राइट, जैसे मैंने आपको 43B का एग्जांपल दिया। तो ग्रामेटिकल का मतलब है ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ स्पीच, माने जो लिखा है उसको स्ट्रिक्टली रीड करिए। और लॉजिकल का मतलब है कि नहीं 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 नहीं, जो लिखा है वो नहीं, द कोर्ट गोज बियॉन्ड द वर्ड्स, हम उसके बियॉन्ड जाकर के बात करेंगे, कुछ और बात करेंगे, तो ये लॉजिकल है। तो आप देखिए, इंटरप्रिटेशन is the process by which real meaning of an act and intention of the legislature in enacting is ascertained. तो इंटरप्रिटेशन बेटा वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी एक्ट का मीनिंग निकालते हैं और हम उसको कि भाई कानून उसे क्यों बना रहा है, क्या उसके पीछे इंटेंशन है, उस बात को समझते हैं। और ये काम बेटा कोर्ट्स का है। सो कोर्ट्स while giving their judgments, while deciding the cases, interpret the law, interpret the statute, the act, rules, etc. And they have various rules of interpretation. And according to different rules, different judgments are delivered. Sometimes वो grammatical meaning लेते हैं, sometimes वो logical meaning करते हैं, sometimes constructive meaning होता है, sometimes beneficial होता है। So interpretation के rules है बच्चों। चलिए, let me move further. अब देखिए, द फर्स्ट इज प्राइमरी रूल्स। ठीक है बेटा, सो हेडिंग है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन या रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन इज सेम, हाउ टू रीड, हाउ टू कंस्ट्रक्ट। तो पहला है प्राइमरी रूल्स, मतलब बेसिक रूल्स है। तो बेटा पहला बेसिक रूल है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। नंबर 1, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। सर लिटरल मीनिंग लेंगे, इस केस में हम लोग लिटरल मीनिंग करेंगे, एंड दैट मीन्स कि
जो लिखा हुआ है सो लिखा हुआ है, दैट इज लिटरल मीनिंग। यानी कि कोई लॉजिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, एब्सोल्युटली ग्रामेटिकल। सर इसी प्रकार का एग्जाम में पूछ लेता है, लाइक कहता है आप लिटरल कंस्ट्रक्शन को डिफाइन करिए, समझाइए। तो दैट मीन्स कि आपको ये बताना है, तो आपको ये चीज को प्रिपेयर करना है, लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या होता है एग्जाम के लिए। ठीक है बेटा। अब देखिए जहां तक समझने की बात है, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि सर लिटरल मीनिंग का अर्थ होता है जो लिखा है वो लिखा है। सर लिटरल मतलब जो वर्ड्स के द्वारा मीनिंग आ रहा है और जो एपरेंट है उसमें, उसमें हम कोई दूसरा मीनिंग नहीं करेंगे, कोई अपना लॉजिक नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे और हम लिटरल मीनिंग करेंगे। ठीक है। तो देखिए लिटरल मीनिंग दैट मीन्स कि दैट इज द मीनिंग अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ग्रामर। सर नैरोअर और वाइडर दो तरीके का इंटरप्रिटेशन हो सकता है। एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट नैरोअर, दूसरा वाइडर या बोल्डर। इफ नैरोअर इंटरप्रिटेशन वुड फेल टू अचीव मैनिफेस्ट, तो अपन वाइडर वाला लेते हैं। तो व्हेन वी टॉक ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ द नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट of a director or manager in subject matter of proposed motion। सर फिर सुनिए, लाइक जैसे कंपनीज एक्ट में देयर इज अ रूल कि अगर जैसे बोर्ड मीटिंग हो रही है और बोर्ड मीटिंग में कोई प्रपोजल आता है और उस प्रपोजल में अगर कोई डायरेक्टर या मैनेजर जो उस मीटिंग में मौजूद है उसका खुद का इंटरेस्ट है, तो रूल ये है, कंपनीज एक्ट की बात हो रही है बेटा, कि एक तो वो सब लोगों को डिस्क्लोज करे कि भैया देखो ये जो मैटर डिस्कस हो रहा है, आई हैव पर्सनल इंटरेस्ट इन दिस मैटर। नंबर 2, फिर वो उस पर डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन जब वोटिंग होगी तो ही विल एब्सटेन हिमसेल्फ फ्रॉम वोटिंग, वोट नहीं करेगा। फिर सुनो, अगर कोई बोर्ड मीटिंग है, कोई मैटर उसमें आया, उसमें कोई डायरेक्टर का पर्सनल इंटरेस्ट है, तो वो सबको बताएगा कि डिस्क्लोज करेगा कि मेरा इंटरेस्ट है, ये मैं इसमें इस तरीके से जुड़ा हुआ हूं। सेकेंडली, दूसरी चीज, उस इंटरेस्ट के बाद में आफ्टर दैट पर्सनल इंटरेस्ट वो उसका डिस्कशन में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं करेगा बच्चों। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर व्हाट इज इंटरेस्ट। सपोज बोर्ड मीटिंग है, मैं डायरेक्टर हूं और कोई ऐसा मैटर है जिसमें मेरे किसी और फैमिली मेंबर को बेनिफिट हो रहा है। नाउ वेदर आई एम इंटरेस्टेड और नॉट, कंपनीज एक्ट कहता है इफ डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। तो अब अगर आप देखो नैरोअर मीनिंग करोगे तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरा फैमिली मेंबर है वो, मैं थोड़ी हूं। लेकिन वाइडर मीनिंग करोगे तो भाई फैमिली मेंबर का इंटरेस्ट इज माय इंटरेस्ट। तो दोनों तरीके का हमको देखना पड़ता है। तो बच्चों रिस्ट्रिक्टेड नैरो इंटरप्रिटेशन वुड डिफीट द वेरी पर्पस, and the phrase and sentences are to be construed according to rules of grammar। तो ग्रामर से चलेंगे लेकिन नैरोअर और वाइडर दोनों हो सकता है, दैट इज रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। सर ये पहला हो गया, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। नाउ सेकंड इज रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। सर रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हम किसी भी लॉ को इस तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि उसका कोई सेंसिबल मीनिंग आए।
कॉमन सेंस की बात, तो रीजनेबल मीनिंग आए। तो रूल्स ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल the words of a statute must be construed so as to lead sensible meaning। तो बेटा उसका एक सेंसिबल मीनिंग होना चाहिए। दिस इज रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। ये लिटरल से अलग हो गया। लिटरल में जो लिखा हुआ था बच्चों, हम उसी को पढ़ते हैं, हम उसी का मीनिंग लेते हैं। बट रीजनेबल में we go beyond the words written because we are searching for सेंसिबल मीनिंग, जो लॉजिकल हो, उसी को तो रीजनेबल बोलेंगे ना। तो कभी कभी लॉ में कोई ऐसी चीज है सपोज विच इज इलॉजिकल, तो द कोर्ट विल ट्राई टू फाइंड आउट ए लॉजिकल मीनिंग। सर जो वर्ड्स और फ्रेजेस हैं उसको हम ऑर्डिनरी मीनिंग प्रोवाइड करेंगे, और सर कोर्ट फाइंड्स कि अगर हम प्लेन मीनिंग कर रहे हैं तो वो फेयर या रीजनेबल नहीं है। मतलब उड़ गया, लिटरल कंस्ट्रक्शन को काट दिया इसने। तो जब देखो कोर्ट ने जो लॉ में लिखा उसको मानना है तो वो लिटरल करेंगे, और जब उन्हें उसकी नहीं माननी है तो वो रीजनेबल करेंगे। भाई ऐसे रूल्स बना रखे हैं ना कि दे कैन इंटरप्रेट एनीथिंग इन एनी मैनर। सर मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, बट रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आर वेरियस रूल्स, और जैसी सुविधा होती है कोर्ट वैसा कर लेता है। एनीवे बेटा हम टॉपिक पे रहे। तो रूल ऑफ क्या है ये, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, लॉजिकल कंस्ट्रक्शन, और उसका जो सेंसिबल कंस्ट्रक्शन यू कैन से। तो यहां पे आर पर्पस या कोर्ट्स पर्पस इज टू फाइंड आउट ए रीजनेबल मीनिंग। तो व्हेन द कोर्ट फाइंड्स कि भाई प्लेन मीनिंग से काम नहीं चल रहा, अगर हम लिटरल मीनिंग कर रहे हैं, प्लेन मीनिंग मतलब लिटरल, तो वो फेयर नहीं है, वो बेटा रीजनेबल नहीं है। तो कोर्ट विल डिपार्ट फ्रॉम दैट एंड अडॉप्ट ए कंस्ट्रक्शन जो कि उसको सही कर देगा, उसको रिमेडी प्रोवाइड करेगा, मिसचीफ को रिमूव करेगा। मिसचीफ मतलब गलत। तो ये क्या हुआ बच्चों, लॉजिकल, सेंसिबल। तो वेयर द कोर्ट फाइंड्स कि लॉ का कुछ प्रोविजन ऐसा है जो सेंसिबल नहीं है, तो वो उसको एक सेंसिबल मीनिंग प्रोवाइड कर सकता है, एक सेंसिबल मीनिंग दे सकता है। सो इन दैट वे दैट विल बी इंटरप्रेटेड। ठीक है सर, दोनों उल्टे थे एक दूसरे के। लिटरल में एग्जैक्टली वही रीड किया जाएगा जो लिखा है, नैरोअर एंड ब्रॉडर हो सकता है बट होगा वही जो लिखा है। रीजनेबल में दे कैन गो बियॉन्ड द वर्ड्स रिटन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रियल मीनिंग जो नहीं लिखा। आगे चले सर, रूल नंबर 3, दैट इज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो देखिए हार्मोनियस का मतलब है कि देयर शुड बी हार्मनी। सर हार्मनी मीन्स कि एक आपस में एडजस्टमेंट होना चाहिए, आपस में हार्मनी होनी चाहिए। जैसे कम्युनल हार्मनी एक टर्म आपने सुना होगा, हिंदी में सांप्रदायिक सद्भाव, कि सभी धर्म सभी जाति के लोग साथ में प्रेम पूर्वक रहें, दैट इज कम्युनल हार्मनी। लॉ में भी वी नीड हार्मनी। अभी लॉ एक दूसरे से लड़ रहा है, कैसे चलेगा? सर लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। अभी बताओ एजीएम कब होना चाहिए? इन अंडर द कंपनीज एक्ट सेक्शन 96 एजीएम का टाइम लिमिट क्या है बच्चों? मैं बताता हूं। तो देखो मैं फर्स्ट एजीएम की बात नहीं कर रहा हूं जो एवरी ईयर होती है। तो एक रूल है 6 months
फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। दूसरा रूल है एवरी ईयर होना चाहिए। तीसरा रूल है कि 2 एजीएम में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अभी क्या हुआ कि हमने इसमें से कोई एक रूल फॉलो कर लिया, बट बाकी के 2 नहीं हुए किसी कारण से, तो हम कह रहे हैं हमने लॉ मान तो ली, ये वाला रूल हो रहा हमारा, बाकी 2 नहीं हो रहे, तो क्या है सर, हम मान रहे जो लिखा है वो मान रहे, तो रुको यार, you have to follow all the 3 conditions, that is harmony। सर अगर एक से ज्यादा प्रोविजंस हैं तो मेरे को सारे प्रोविजंस मानने हैं ना सर, ये थोड़ी करूंगा एक मान लिया 2 छोड़ दिया, 2 मान लिया 1 छोड़ दिया। हार्मनी मींस कि हमको सारे प्रोविजंस को एज फार एज पॉसिबल इफेक्ट देना है। सपोज करो आपको आपके पेरेंट्स ने, यानी आपकी मम्मी ने और आपके पापा ने, और दोनों ने बेटा कुछ अलग अलग काम बता दिया। एक दिन आपकी छुट्टी थी, बिल्कुल कोई काम नहीं था आपके पास, और आप गलती से घर पे बता गए कि यार कल तो मैं बिल्कुल फ्री हूं, पूरा दिन ऐश करूंगा, छुट्टी मारूंगा। और आपके पेरेंट्स ही बैठे थे, उन्होंने कहा अच्छा बेटे। अब पापा ने आपको बोल दिया कि भाई बेटा ऐसा है, मेरा कल कुछ बैंक का काम है, तो आपको ये काम कराना है मेरा, कुछ कुछ भी काम दे दिया। मम्मी ने भी बोल दिया कि बेटा मैं बहुत दिन से शॉपिंग पे जाना था, मेरे को कोई साथ वाला नहीं मिल रहा था, आपको मेरे साथ चलना है। अब ये बताओ किसका काम करोगे, किसका नहीं करोगे। तो जो हार्मनी का रूल है वो कहता है कि भैया दोनों का करना पड़ेगा। आप कोई समय दिन में बैंक हुआ हो, उसके आगे पीछे मम्मी से मार्केट का शॉपिंग का टाइम फिक्स कर लो, और यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ बोथ, दैट इज योर मदर एंड फादर। सर ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया बेटा, थ्योरेटिकली तो यही सही है ना, एक की मान लो एक की मत मानो, फिर भाई आप जानते हो अच्छे से यू विल बी इन प्रॉब्लम। तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का अर्थ है कि अगर लॉ में किसी चीज के एक से ज्यादा प्रावधान है तो मेरे को वो सारे प्रोविजंस फॉलो करने हैं, हाँ एज फार एज पॉसिबल। तो देखिए लिखा है कि व्हेन देयर इज अ डाउट अबाउट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, तो जिससे हार्मोनाइज हो जाए और उसमें एक हार्मोनियस मीनिंग हो, तो लिखा है कि व्हेन देयर आर इन एनैक्टमेंट 2 और मोर प्रोविजंस जो रिकंसाइल नहीं हो रहे, अलग अलग हैं, तो वी हैव टू डू दैट वेयरएवर पॉसिबल टू गिव इफेक्ट टू ऑल ऑफ देम। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम सबको इफेक्ट दें। हम एजीएम ऐसे कॉल करें कि वो एवरी ईयर भी हो, विद इन 6 मंथ भी हो, और 2 एजीएम में 15 महीने से ज्यादा का गैप भी ना हो। तो ये रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहलाता है। पहला क्या था, लिटरल, जो लिखा है वही रीड करेंगे। दूसरा क्या था, सेंसिबल रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, जो नहीं लिखा है वो रीड करेंगे, सेंसिबल मीनिंग निकालेंगे। तीसरा क्या था कि व्हेन देयर आर 2 और मोर प्रोविजंस which cannot be reconciled, we will try to follow all the provisions। एग्जाम्पल तो बेटा वही लिया हुआ है, सेक्शन 96, 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और फर्दर रिक्वायर्स की प्रॉफिट लॉस रखेंगे जो कि 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और बेटा फिर एक्सटेंशन की बात करी गई है, तो वो एक अलग बात है। तो इन सभी परिस्थितियों में हमको ये ध्यान रखना है कि हमको सारे रूल्स फॉलो करने हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई रूल हम फॉलो कर लें और कोई छोड़ दें। सो दिस इज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वेयर वी आर रिक्वायर्ड टू रिकंसाइल, टू फॉलो ऑल द प्रोविजंस। ठीक है बच्चों। नाउ द फोर्थ वन
दैट इज बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। और हेड ऑन्स रूल, ध्यान रखिएगा इसको, हेड ऑन्स रूल। तो अभी ये क्या है, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन या हेड ऑन रूल। तो वेयर द लैंग्वेज used in a statute is capable of more than one interpretation। तो अगर लैंग्वेज ऐसी है कि उसका एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो रहा है, द मोस्ट फर्मली एस्टेब्लिश्ड रूल इज हेड ऑन्स केस। हेड ऑन्स केस में क्या हुआ था बच्चों, बेटा बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, और दैट इज व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग दैट लॉ। क्या मिसचीफ था, क्या प्रॉब्लम थी पुराने लॉ में, व्हाट इज द रिमेडी दैट दिस, मतलब वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द बेसिक पर्पस एंड व्हाट इज द रीजन फॉर रिमेडी। तो कोर्ट इस तरीके से इंटरप्रीट करेगा जिससे कि हम पुराने मिसचीफ को बंद कर पाए, नए एक्ट की इंटेंशन से कर पाए, और उसके आधार पे वो किया जाएगा। तो वेयर द लैंग्वेज यूज्ड इन ए स्टैट्यूट इज केपेबल ऑफ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, तो मोस्ट फर्मली एस्टैब्लिश्ड रूल ये हेड ऑन्स रूल है बच्चों। और दिस इज ऑल्सो नोन एज पर्पसिव कंस्ट्रक्शन। पर्पसिव मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लॉ, ये कानून आया तो क्यों आया, एंड उसके बेसिक आधार पर जाते हुए हम इंटरप्रीट करेंगे। और मिस्चीफ रूल भी कहते हैं इसको। तो पहले हम ये देखेंगे कि पहले वाला लॉ क्या प्रोवाइड करता था, फिर हम ये देखेंगे उस लॉ में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि वो हटाया गया, फिर हम ये देखेंगे इस एक्ट में कैसे रिमेडी दी गई उसकी और उसका क्या रीजन था, एंड अकॉर्डिंगली इंटरप्रिटेशन किया जाएगा बच्चों। अब देखिए अगला वाला थोड़ा सा बड़ा है, तो आई थिंक कि अभी इतना ही रखते हैं हम लोग, काफी हो गया है। अब आपको करना ये बेटा कि एक बार इसको अच्छे से सर प्रिपेयर करना है, अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि थोड़ा सा ना रीडिंग करेंगे, याद करेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। तो पहले इतना रखिए, बाकी का फिर देखते हैं, कल करते हैं।